हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो है सैयद वंश और लोदी वंश, दिल्ली सल्तनत के इन दो अंतिम राजवंशों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने जो है तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद, जो कि तैमूर के आक्रमण के बाद गुजरात भाग जाता है और तैमूर ने 15 दिन तक दिल्ली की गद्दी पर राज किया और उसके बाद वो समरकंद वापस लौट जाता है। तो उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद वापस दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुआ और कुछ वर्षों तक शासन करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आइए देखते हैं। नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद दिल्ली में अराजकता फैल गई, जिसका फ़ायदा उठाकर खिज्र खान, जो कि उस समय लाहौर मुल्तान का गवर्नर था, वो दिल्ली पर आक्रमण कर देता है। 1414 ईस्वी में सैयद वंश की नींव रखी जाती है। खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, उसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। खिज्र खान का कार्यकाल जो है 1414 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक, यानी कि 7 साल तक खिज्र खान ने दिल्ली की गद्दी पर शासन किया। खिज्र खान के बाद अगला शासक होता है मुबारक शाह, जिसका कार्यकाल 1421 ईस्वी से 1434 ईस्वी तक रहा। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। इसी के कार्यकाल में अहमद सरहिंदी ने तारीख़ मुबारक शाही लिखी, ये इम्पोर्टेंट है। फिर अगला शासक होता है मुहम्मद शाह, 1434 ईस्वी से 1445 ईस्वी तक। इसने बहलोल लोदी को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया। बहलोल लोदी को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया। उसे खाने खाना की उपाधि दी। फिर यही बहलोल लोदी जो है आगे जाके लोदी वंश की नींव रखता है। फिर इसके बाद अगला शासक होता है अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह का कार्यकाल होता है 1445 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। यह अयोग्य शासक था। इसका संपूर्ण कार्य इसका वजीर हामिद खां करता था। अपनी अयोग्यता के कारण वह शासन छोड़कर बदायूं चला गया। इसके बाद बहलोल लोदी हामिद खां को मरवाकर शासन अपने हाथ में ले लेता है। उसने 1451 ईस्वी में स्वयं को सुल्तान घोषित किया। किसने? बहलोल लोदी ने। तो ये 4 शासक थे सैयद वंश के। छोटा सा कार्यकाल है 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। इसके बाद जो है लोदी वंश, जिसका शासनकाल 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा। तो आइए इसके शासकों के बारे में देख लेते हैं। पहला शासक है बहलोल लोदी, जिसने अलाउद्दीन आलम शाह को हराकर गद्दी से छीन ली थी। 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। यह अफगानिस्तान के गिजलाई कबीले का संबंधी था। उसने अफगान अमीरों के साथ सद्व्यवहार किया। उसने इन अमीरों को मसनद-ए-आली यानी कि महान व्यक्ति कहा। ऐसा कहा जाता है कि ये सिंहासन पर ना बैठकर उन्हीं के साथ ज़मीन में बैठा करता था। उसने उन्हें बड़ी बड़ी जागीरें प्रदान की। इस प्रकार अमीरों का समर्थन प्राप्त करके सुल्तान ने अपनी स्थिति को मजबूत किया। और क्या किया इसने जो है जौनपुर के शर्की सुल्तानों से युद्ध किया और उसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। फिर अगला शासक आता है सिकंदर शाह लोदी, जिसका कार्यकाल 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक रहा। इसने भूमि नाप प्रणाली शुरू की और गज-ए-सिकंदरी नाप के लिए गज-ए-सिकंदरी का प्रयोग किया। यह धार्मिक दृष्टि से असहिष्णु था। इसने अनेक मंदिरों को नष्ट कर दिया था। यह 1504 ईस्वी में आगरा शहर की नींव रखता है, यानी कि सिकंदर शाह लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में आगरा शहर की नींव रखी जाती है। इसने संस्कृत की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कराया। इसके आदेश पर आयुर्वेद के ग्रंथ को फरहंग-ए-सिकंदरी के नाम से फारसी में अनुवादित किया गया। इसी के कार्यकाल में लज़्ज़त-ए-सिकंदर शाही की रचना हुई, जो कि संगीत की पुस्तक थी। तो संगीत की पुस्तक का नाम क्या था? लज़्ज़त-ए-सिकंदर शाही, इसी के नाम पर। और यह गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था। तो ये इसके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर अगला शासक होता है इब्राहिम लोदी। ये अंतिम शासक होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इब्राहिम लोदी के बारे में। इसका कार्यकाल है 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक।
इसने सर्वप्रथम ग्वालियर को जीता। फिर 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच खटोली का युद्ध हुआ। ये मालवा को लेकर युद्ध हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है। 1524 ईस्वी में फिर से इसी के साथ बकरौल का युद्ध होता है। फिर से वो हार जाता है राणा सांगा से। और इब्राहिम लोदी ने फिर पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी को सहायता के लिए बुलाया, परंतु इसके साथ उसके अच्छे संबंध नहीं थे। तो दौलत खान लोदी और इब्राहिम के चाचा आलम खान लोदी, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, सहायता करने के स्थान पर काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए ये आमंत्रित करते हैं। तो बाबर आता है और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में दोनों सेनाओं में यानी कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच भीषण युद्ध हुआ। इब्राहिम लोदी वीरगति को प्राप्त हुआ। इसके परिणाम स्वरूप बाबर के द्वारा भारत में मुगल वंश की नींव रखी जाती है, जो 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक कायम रही। तो ये था लोदी वंश। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत के पांचों राजवंशों के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो दिल्ली सल्तनत यहीं पे समाप्त होता है। कुछ प्रश्न इस दोनों वंश से संबंधित कुछ प्रश्न रह गए हैं, आइए इन्हें भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस लेखक का दावा है कि दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश के संस्थापक पैगंबर के वंशज थे? तो ऐसा कहा है कि याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने, जिन्होंने जो है तारीख़ मुबारक शाही लिखी थी। बहलोल लोदी द्वारा जारी किए गए तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो आंसर होगा बहलोली सिक्के। लोदी वंश के किस शासक को निज़ाम खान के नाम से जाना जाता है? सिकंदर शाह लोदी या सिकंदर लोदी। किस शासक ने आगरा शहर की स्थापना की? सिकंदर लोदी। 1504 ईस्वी में हुई थी। सिकंदर लोदी ने आगरा को दिल्ली सल्तनत की राजधानी कब बनाया? 1506 ईस्वी। सल्तनत काल का प्रथम अफगान वंश कौन सा था? तो ये था, पहला अफगान वंश था लोदी वंश। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने रणभूमि में वीरगति प्राप्त की थी? तो ये है इब्राहिम लोदी ने। किस सुल्तान ने बेरोजगारों के लिए मासिक भत्ते की व्यवस्था की थी? तो आंसर विल बी सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के वजीर का नाम क्या था? तो ये है मियाँ भुआ। मियाँ भुआ ने किस मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो ये है मोठ मस्जिद, जो कि दिल्ली में है, और 1505 ईस्वी में इसने मोठ मस्जिद की स्थापना की थी। तो इसी के साथ जो है दिल्ली सल्तनत यहीं पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत की प्रशासन से संबंधित सभी पॉइंट्स को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।